अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने हमेशा से ये पढ़ा है फिज़िक्स के अंदर कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ होती हैं। यानी कि कोई भी शख्स उसे मेजर करे तो आंसर हमेशा एक ही जैसा आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम हमेशा से ये समझते हैं कि अगर कभी भी लेंथ को मेजर किया जाता है तो लेंथ एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। मतलब ये है कि अगर मैं कोई किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करता हूँ और कोई दूसरा शख्स भी उसी चीज़ की लेंथ को मेजर करता है तो हमारा आंसर बराबर आना चाहिए। इसी लिहाज से हमारा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है कि टाइम भी एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। आज तक हमने हमेशा ये देखा कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी इवेंट को दो लोग मेजर करते हैं तो दोनों का मेजर जो वक्त होगा, टाइम होगा, वो सेम रहेगा। बट एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी ने इन तमाम चीज़ों को सिरे से चेंज कर दिया, और वही आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी यूनिवर्स है बेसिकली उनमें जिन क्वांटिटीज़ को आज तक हम लोग समझते रहे कि वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ होती हैं, एक्चुअली वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि वो रिलेटिव है, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बाद देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने पढ़ी थी, तो वो इस थ्योरी के बाद कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके दो पोस्टुलेट्स को समझने से। पहला जो पोस्टुलेट है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पूछा जाता है तो बेसिकली आप उसे पहला पोस्टुलेट बताएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इस पोस्टुलेट के मुताबिक द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, दोनों के अंदर जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं आता, चाहे आप इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो चाहे आप इन स्टेट ऑफ मोशन हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या मोशन में हो, फिजिक्स के जो लॉज हैं वो सेम रहते हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता चलूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, यानी कि या तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या अगर मूव भी कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उसमें किसी भी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं पाया जाता, चाहे वो डायरेक्शन के लिहाज से हो या स्पीड के चेंज के लिहाज से हो, ठीक है। यह है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिसके मुताबिक चाहे आप किसी फिजिक्स के लॉ को रेस्ट में रहते हुए ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, वही अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तब भी वो जो फिजिक्स का लॉ है वो हमेशा हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए तीन एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि दो लड़के हैं जो कि कैचिंग द बॉल खेल रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। आप भी रुके हुए हो और ये लड़के भी किसी जगह पर रुके हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो फिजिक्स के लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मुताबिक ये फेंक रहे हैं बॉल को और दूसरा बच्चा जो है बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सपोज करें कि ये स्टेशनरी नहीं बल्कि ये एक चलते हुए ट्रक के अंदर मौजूद है, सो अगर ये ट्रक के अंदर भी मौजूद है तब भी इनके दरमियान का ये जो गेम है वो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे होगा जिस प्रिंसिपल के मुताबिक जब वो रेस्ट में थे तो वो खेल रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से खेल रहे जिस तरीके से इन स्टेट ऑफ रेस्ट खेल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए जो फिजिक्स के लॉस थे वो बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल सपोज कर लें आप कि मिसाल के तौर पे एक पार्क के अंदर एक बच्चा जो है वो जंप कर रहा है एक ही जगह पर। तो आप देख रहे हैं जब वो जंप करता है तो उसी जगह पर वापस आ जाता है, इन द सेम प्लेस वो लैंड कर रहा है। लेकिन अगर यही जंपिंग कोई भी शख्स करता है किसी मूविंग व्हीकल में, किसी ट्रक में, किसी बस के अंदर, किसी ट्रेन में, तब भी आप देखेंगे तो वो उसी रूल को फॉलो करेगा और एक्चुअली वो उसी पॉइंट के ऊपर लैंड करेगा, उसी जगह के ऊपर लैंड करेगा। जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पर एक कार के ऊपर ये जंप कर रहा है, तो आप देखें जहां से वो जंप कर रहा था एक्चुअली वो लैंड वहीं पर ही करेगा। आपके लिहाज से तो आपको नजर आ रहा है कि कार और वो दोनों आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के लिहाज से वो बच्चा बिल्कुल उसी जगह पे लैंड कर रहा है जहां से वो जंप कर रहा था। इसका मतलब फिजिक्स का लॉ रेस्ट वाले के लिए भी वही था, मोशन वाले के लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, और ये जो बच्चा उस कार के ऊपर जंप कर रहा है उसके लिए भी सेम ही रहा, सही है। तो इसका मतलब
जो फिजिक्स के लॉज हैं वो आइडेंटिकल होते हैं लैंड पर या मूविंग व्हीकल के अंदर, जो कि इस बात ऐसा कब होगा, जब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मूव कर रहा था बच्चा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और मिसाल बताते हैं। इस मिसाल में आप सपोज करें कि मिसाल के तौर पे एक ट्रेन है या एक मूविंग व्हीकल है कोई सा भी, और इसके अंदर आप जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, या चलो आप जो है वो देख रहे हैं और कोई और शख्स जो है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये क्या करता है, मिसाल के तौर पे ये अपने हाथ से एक बॉल को ड्रॉप करता है। ठीक है, अब अगर ये रुका हुआ है इस ट्रक के अंदर तो आप देखेंगे बॉल बिल्कुल सीधी नीचे चली जाएगी। ठीक है, और इसको नज़र आएगा कि ये इसके पैर हैं, तो तकरीबन इसके पैर के करीब ही जो है ना वो सीधी सीधी नीचे की तरफ गिर गई है। ठीक है ना, तो ये तो हमने लॉ ऑफ फिजिक्स को इस्तेमाल कर दिया, जबकि ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब अगर यही इन स्टेट ऑफ मोशन होगा तो देखो क्या होगा, यही अगर एक चलते हुए ट्रक से बॉल को फेंकता है तो बॉल एक्चुअली आपके लिहाज से तो पैराबोलिक पाथ करते हुए नीचे गई है, बट अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो देखो इसके लिहाज से अभी भी वहीं के वहीं मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर बॉल को ड्रॉप किया जाता है रेस्टिंग पोजीशन में, तब भी वो उसी तरीके से उसी लॉ को फॉलो करती है, उसी तरीके कार को फॉलो करती है, और जब वो मूविंग व्हीकल से फेंकी जाती है, ट्रेन से फेंकी जाती है, ट्रक से फेंकी जाती है, तब भी वो उसी रूल को फॉलो करती है। इसका मतलब फिजिक्स के लॉज सेम है, हालांकि दोनों की ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस जरूर है। देखो बच्चों, अगर मैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, आपके पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो आप स्टेशनरी थे बट वो मूविंग था, मूविंग पर्सन के लिहाज से बॉल एकदम सीधी नीचे गिरी है, सही है। बट आपके पर्सपेक्टिव के मुताबिक, क्योंकि आप रुके हुए देख रहे थे, तो आपको नजर आया कि बॉल एक्चुअली थोड़ा सा आगे की तरफ गई थी। पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो सकता है, बट जो फिजिक्स के लॉज अप्लाई हुए वो बिल्कुल एक ही तरीके से हुए। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, बट लॉज में कोई भी तब्दीली नहीं आती, सही है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या बना था, फिजिक्स के सारे लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए सेम रहते हैं, सही है, चाहे वो रेस्ट वाले हों चाहे मूविंग ऑब्जर्वर्स हों। बस याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। इनर्शियल का मतलब जो कि या तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा दिलों को थामिए। वजह यह है कि अभी तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी जो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बट अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसने जो है हमारी साइंस को, फिजिक्स को बिल्कुल तब्दील कर दिया, और वो है इसका दूसरा पोस्टुलेट, और इस पोस्टुलेट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइट कांस्टेंसी, लाइट का कांस्टेंट रहना। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, वो हर ऑब्जर्वर के लिए हमेशा हमेशा सेम रहती है, इक्वल रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द लाइट सोर्स और द ऑब्जर्वर। चाहे ऑब्जर्वर मूव करे चाहे लाइट सोर्स मूव करे, लाइट की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम वो सारे ऑब्जर्वर्स के लिए एक्चुअली हमेशा सेम रहती है, इक्वल रहती है, और उसको हम शो करते हैं c से, और c बराबर होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड, जिसको राउंड ऑफ करके हम 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो ये वाली वैल्यू है। बात समझ में आ गई? अभी और समझाना है इसको बहुत सारी मिसालों के जरिए। देखो, स्पीड ऑफ लाइट ना ही ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है ना ही सोर्स पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर मूव करे तो स्पीड चेंज हो जाए, सोर्स मूव करे तो स्पीड चेंज हो जाए, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर होती है वो हर ऑब्जर्वर के लिए एक्चुअली इक्वल रहती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात समझते हैं कि क्या होता अगर लाइट के अलावा किसी और को हम डिस्कस करते। एक शख्स है जो कि ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर एक कार 15 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, और ऑब्जर्वर इसमें से एक बॉल फेंकता है। इस शख्स ने बॉल की जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड फेंकी। ठीक है, बॉल को इस रफ्तार से फेंका, और कार की अपनी रफ्तार इतनी थी। तो अब सवाल ये है कि ये कितनी स्पीड ऑब्जर्व करेगा। यकीनन ये इस बॉल की स्पीड को ज़्यादा मेजर करेगा क्योंकि कार इसकी तरफ ट्रैवल कर रही थी। अगर हम मुकम्मल बात समझाएं आपको एग्जैक्टली, तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, जो ऑब्जर्व्ड स्पीड होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आएगी अगर हम बॉल की स्पीड को इस व्हीकल की स्पीड के साथ ऐड कर दें। ये इस कार की स्पीड थी VTG, और VBT जो है वो इस बॉल की स्पीड थी। तो ऑब्जर्व्ड स्पीड एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 8 + 15
8 + 15 का मतलब ये हो जाएगी 23 मीटर्स पर सेकेंड। तो बताने का मकसद ये है कि ऑब्जर्वर इसके मूव करने की वजह से, ऑब्जर्वर तो चलो रुका हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से जो स्पीड होती है, ऑब्जर्व्ड स्पीड, उसके अंदर फर्क आता है। अगर ये रुके हुए तरीके से फेंकता तो सिर्फ ये मेजर करता 8 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि वो कार के ऊपर मौजूद है और फिर वो फेंक रहा है इस बॉल को 8 मीटर पर सेकेंड से, तो ये शख्स जो इस बॉल की स्पीड को नापेगा वो 23 मीटर पर सेकेंड नापेगा। ऐसा हर ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, बट लाइट नहीं करती। एक एक्सपेरिमेंट था जिसे कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित करा, लास्ट में बताता हूँ, पहले देखो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था क्या। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर हमने 2 मिरर्स रख दिए, ठीक है, दोनों मिरर्स हैं, और फिर एक तरफ हमने रख दी यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर क्या काम करता है, ये एक ग्लास प्लेट होती है जो कि पार्शियली सिल्वर्ड होती है, यानी कि जैसी इसमें लाइट जाती है तो ये लाइट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता है। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकरा के वापस जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि आर पार चली जाती है। फिर यहाँ पर जो है वो एक लाइट सोर्स को हमने रखा और उसी के साथ एक स्क्रीन रखी जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। बेसिकली माइकलसन और मोरले का जो एक्सपेरिमेंट था वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए था कि मीडियम के चेंज करने से स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो मैंने बोला थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, यहाँ से उसने लाइट सोर्स को भेजा, बीम स्प्लिटर ने उस लाइट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करा। वही लाइट मिरर से टकराने के बाद बीम स्प्लिटर के पास दोबारा पहुंची और फिर वहां से गुजर के पहुंची स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे बन गए कुछ पैटर्न, जिस पैटर्न को माइकलसन मोरले ने ऑब्जर्व करा और सोर्स को मूव करा के देखा, मीडियम को चेंज करके देखा, मिरर्स की पोजीशन को चेंज करके देखा, बट एक बात उसने ऑब्जर्व करी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रही। स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। सो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित करा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेसिकली वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर नापी जाए तो उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता। तो एक तो सबूत आपको ये मिल गया कि स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी मोशन में मेजर करो। इसी तरीके से मैं आपको एक तरीके से बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रोड, और उस रोड के ऊपर फिर से एक ऑब्जर्वर आ गया जो बॉल को ऑब्जर्व कर रहा था। इस मर्तबा एक कार है और ये कार जो है वो मूव करेगी इस ऑब्जर्वर की तरफ, और मूव करने के दौरान ये हेडलाइट्स ऑन करेगी। जाहिर सी बात है, जैसे बॉल फेंकी गई थी वैसे ही लाइट इमिट हो रही है कार से, तो स्पीड ऐड होनी चाहिए। यहाँ से एक कार 50 मीटर पर सेकेंड से मिसाली तौर पे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर हेडलाइट्स ऑन होती हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट प्लस 50 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए ना। लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड आपको पता है जितनी भी है, सी से जाहिर कर रहे हैं, उसमें प्लस का 50 होना ही चाहिए। बट एक्चुअली कोई भी ऑब्जर्वर ऐसे चलती हुई कार से अगर लाइट निकलती है और वो लाइट की स्पीड को नापता है तो लाइट की स्पीड याद रखिए उतनी नहीं आती, बल्कि स्पीड उतनी ही आती है जितना कि वैक्यूम में वैल्यू थी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को करेक्ट साबित कर रही है कि स्पीड ऑफ लाइट सोर्स के मूव करने की वजह से चेंज नहीं होती। ठीक है, और अगर अर्थ की बात समझ में नहीं आ रही ना तो चलो अर्थ से बाहर निकलते हैं। सो सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त हम लोग स्पेस में मौजूद हैं और स्पेस के अंदर एक स्पेस शटल है जो कि फॉर एग्जांपल अर्थ से काफ़ी दूर मौजूद है, और अब वो अर्थ की तरफ ट्रैवल करती हुई जाती है, यानी अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही है, और उसकी स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का हाफ है, यानी 0.5 सी है, और उससे लेज़र इमिट होती है जो कि लाइट की स्पीड से, जाहिर सी बात है लाइट उसकी तरफ ट्रैवल करेगी। अब क्या होना चाहिए, अब तो लाइट की स्पीड ज़्यादा मिलनी चाहिए अर्थ पर किसी भी ऑब्जर्वर को। कितनी मिलनी चाहिए, उसकी स्पीड मिलनी चाहिए हमें 0.5 सी प्लस सी होनी चाहिए, यानी 1.5 सी के बराबर होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के 1.5 गुना होना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बल्कि अभी भी कोई ऑब्जर्वर अगर होगा इस अर्थ के ऊपर तो वो स्पीड उतनी मेजर करेगा 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और ये कई मरतबा एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन हर मरतबा हमने ये पाया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ना ही ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, ना ही वो सोर्स पे डिपेंड करती है, बल्कि वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइट कांस्टेंसी।
यानी जो स्पीड है लाइट की इन वैक्यूम रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ लाइट सोर्स या ऑब्जर्वर, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब एक बड़ी अहम बात यह है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो लाइट के ऊपर तो अप्लाई होती नहीं है। क्यों नहीं अप्लाई होती? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है लाइट की। तो इसका मतलब ये है कि कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। करेक्शन करी थी हेनरिक लॉरेंट्स ने, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया गया लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। वही इक्वेशंस हैं, बट उनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होती ही नहीं है वैक्यूम में, चाहे ऑब्जर्वर मूव करे या ना करे। ठीक है, तो चलो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। वही वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ था, उसी के जरिए इजी हो जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर के अंदर, कि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए एक्स वाई जेड एक्सिस की इक्वेशंस चेंज होती हैं और टाइम चेंज होता है। वहाँ पे जो इक्वेशंस थी, पहले वाली इक्वेशन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या चेंज आएगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि एक्स प्राइम यानी मूविंग ऑब्जर्वर जो डिस्टेंस को मेजर करता है, वो हमेशा बराबर होता है एक्स माइनस वी टी के। एक्स वो डिस्टेंस है जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, और टी टाइम है, और वी मूविंग ऑब्जर्वर की स्पीड है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मूविंग ऑब्जर्वर जो स्पीड से चल रहा है वो वी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने गैलीलियन में पढ़ी थी। अच्छा, वाई के लिए क्या पढ़ा था? वाई के लिए पढ़ा था वाई प्राइम हमेशा बराबर होता है वाई के, क्योंकि वाई एक्सिस के अंदर दोनों ऑब्जर्वर एक जैसी हाइट नाप रहे हैं। इसी तरीके से जेड प्राइम भी बराबर था जेड के, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ना, वो थी टाइम की, कि टाइम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, टाइम भी बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था, टी प्राइम बराबर था टी के। बट अब अगर मैं कह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो जो लॉरेंट्स ने ट्रांसफॉर्मेशन बताई वो इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसने यहाँ पर एक सिंबल इस्तेमाल किया गैमा, एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया गैमा। इसमें कोई चेंज नहीं था, इसमें कोई चेंज नहीं था। अच्छा, टाइम वाला जो है इसके अंदर चेंज आया, ये बराबर आया टी माइनस वी एक्स। एक्स जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की डिस्टेंस की ऑब्जर्वेशन होती है, कि पॉइंट पी को रेस्ट वाला ऑब्जर्वर कितना दूर देख रहा है उसको एक्स से जाहिर किया हुआ है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। और आखिर में डेरिवेशन नहीं समझनी हमें बस ये फॉर्मूला समझना है कि इसके अंदर फिर लॉरेंट्स ने क्या क्या बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ कहाँ चेंज आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कांस्टेंट आया ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कांस्टेंट, वेयर व्हाट इज़ दिस, ये जो गैमा है ना, इसकी एक ख़ास वैल्यू है और इसका एक ख़ास नाम भी है। गैमा एक्चुअली बराबर होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और इसे कहते हैं लॉरेंट्स फैक्टर। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन समझनी है लाइट की या ऐसी चीज़ों की जो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर y और z तो सेम ही रहता है। जो शख्स भी मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, जब ये स्पीड ऑफ लाइट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और टाइम के लिए ये वाला मेजर करेंगे फॉर्मूला। टी प्राइम बराबर है गैमा, गैमा जो कि लॉरेंट्स फैक्टर है, और टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी वो चेंज हो जाती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं, और लाइट के लिए तो बहरहाल डिफरेंट हो ही जाती है। ठीक है जी, तो बस ये है आज का हमारा लेक्चर, दोनों पोस्टुलेट और लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझानी थी। आई होप समझ में आ गई होगी। सवाल लिखे जा सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।